हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं राहुल सिंह आप सबके साथ एक बार फिर अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सीसैट। और जैसा कि आप सब ने देखा है कि हम लोगों ने ऑलरेडी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए। और अब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ मूव करेंगे, पैसेज की तरफ मूव करेंगे। पैसेजेस की कुछ क्लासेस हम कंडक्ट करेंगे जहां पर मैं आपको अराउंड अराउंड कोशिश करूंगा कि 15 passages के करीब करीब on an average will cover, so that you all can practice the passages और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पैसेजेस को सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि अगर अगर कोई स्टूडेंट 2 पैसेज भी एग्जाम में सॉल्व कर लेता है तो ये मान के चलो कि वो सेफ हो गया भाई। अगर आप एक पैसेज पे भी हो और आपका मैथ्स अच्छा है तो आप सेफ हो, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट क्लास के अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो 5 पैसेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 4-5 पैसेजेस आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कि अगर आप 25 क्वेश्चन इधर है और 80 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50, तो 60 क्वेश्चंस जो 55 क्वेश्चंस जो बच जाएंगे, उसमें मैं ये अगर उम्मीद करूं कि आप 30 क्वेश्चन कर रहे हैं सही एकदम, तो अगर आप एक पैसेज करते हो तो आपका काम हो जाएगा। वैसे 30 क्वेश्चन में भी काम हो जाएगा, तो बट एक सेफर साइड मैंने आपको कहा कि कोई स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा है तो वो इंग्लिश में वीक है। ऐसा बहुत कम परसेंटेज ऑफ पीपल है जो दोनों में स्ट्रांग होते हैं, और ये एक बहुत बिटर ट्रूथ है। तो अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में अच्छे हैं तो आपको पैसेज में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट बीइंग ऑन अ सेफर साइड यू शुड प्रैक्टिस सम पैसेजेस एंड यू विल बी इजीली डू एटलीस्ट 1 or 2 पैसेजेस। आप अगर आराम से क्वेश्चंस को समझोगे, क्वेश्चंस को पढ़ोगे, तो पैसेजेस कैसे करते हैं ये आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और पैसेज को रीड करने की कोशिश करते हैं। पैसेज को समझेंगे, पहले चीजों को 2 बार 1 बार समय लगने दे, इस पे हड़बड़ी मत करें। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है आपको पता है? वो मार्केट जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स का सेल होता है। एक मार्केट, एक प्लेस जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स का परचेस और सेल होता है। इन इंडिया have acquired greater depth and liquidity over the years। काफी डेप्थ हो गया है। पहले लोग उतना इसके पीछे नहीं जाते थे, लोग उतना इस पे काम नहीं करते थे। मैंने तो ये भी देखा है कि लास्ट 20 साल में जितना फाइनेंशियल मार्केट्स में ग्रोथ नहीं है, उतना आज के यूथ जनरेशन इस मार्केट में इंटरेस्टेड है। आफ्टर वॉचिंग द मूवी ऑफ हर्षद मेहता, बिग बुल्स एंड ऑल। ऐसा नहीं है कि वो सही है गलत है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू जज, बट उसके बाद लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट भी फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ बढ़ गया। ठीक है। स्टडी रिफॉर्म्स इन 1991 हैव लेड टू ग्रोइंग। 1991 में जब लिबरल ये हुआ, मनमोहन सिंह जी हमारे रिफॉर्म्स लाए फाइनेंशियल मार्केट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सेबी बहुत एक्शन में आया स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और ये आप लोगों ने देखा भी है। एन इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स फाइनेंशियल सिस्टम विद द ग्लोबल इकोनॉमी। उन्होंने एक ऐसा रिफॉर्म लाया जहां पे एक लिंकेज बना, एक इंटीग्रेशन बना इंडियन इकोनॉमी का और उसके फाइनेंशियल सिस्टम का ग्लोबली। गेटिंग माय पॉइंट? तो वीक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स एंड कंटिन्यूइंग uncertainties in the international financial market therefore have had their impact on the emerging market economics। तो मार्केट इकोनॉमी में जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स है उनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, ये सारे मार्केट्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और ये मुझे पता है कि भाई मार्केट सर्टेन नहीं हो सकता, मार्केट एक बहुत ही बड़ा अनसर्टेन पोजीशन है, राइट। तो बताया जा रहा है कि अनसर्टेन जो मार्केट है ये आपके काफी इंपैक्ट पड़ते हैं मार्केट पे। uncertainties जो sovereign risks concerns particularly in the euro area affected financial markets for the greater part of the year। यूरो एरिया में काफी दिन तक इस पे अफेक्ट हुआ। with the contagion of Greece sovereign debt problem
spreading to India and other economies by way of higher than normal levels of volatility. तो काफी प्रॉब्लम इसके अराइज हुए. The funding constraints in international financial markets would impact both the availability, जो फंडिंग का जो प्रॉब्लम था वो अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ फॉरेन फंडिंग्स फॉर बैंक्स एंड कॉर्पोरेट्स दोनों को अफेक्ट किया, दोनों पे इंपैक्ट पड़ा. सिंस द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम इज बैंक डोमिनेटेड, बैंक्स अबिलिटी टू विथस्टैंड स्ट्रेस इज क्रिटिकल टू ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो ये सब जो चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज बैंक डोमिनेटेड, कहीं ना कहीं काम आ सकता है, हमें नहीं पता क्या है क्वेश्चन. बैंक अबिलिटी टू विथस्टैंड स्ट्रेस, बैंक के पास एबिलिटी. देखो मैं यहाँ पे मार्केट नहीं समझाने जा रहा, मेरा ये कोर सब्जेक्ट है मार्केट, बट हम यहाँ मार्केट नहीं समझाने हैं, मैं तो यहाँ पे सिर्फ पैसेज को समझाने आया हूँ. तो जितना जरूरत है मैं उतना ही पैसेज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ. इंडियन बैंक्स however remain robust notwithstanding a decline in capital, और वैसे भी आपने इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ा है. Capital adequacy levels remain above the regulatory requirements. The financial market infrastructure continues to function without any major disruption. With further globalization, consolidation, deregulation and diversification of the financial system, ये सारे जो चीजें की गई, ग्लोबलाइजेशन, कंसोलिडेशन किया गया, सबको एक साथ जोड़ा गया, डीरेगुलेट किया गया मार्केट को, मार्केट में रेगुलेशन को थोड़ा सा ठीक किया गया, डाइवर्सिफाइड किया गया, द बैंकिंग बिजनेस में बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स एंड रिस्कियर. ज्यादा से ज्यादा ये करने से ये रिस्क बहुत ज्यादा, क्योंकि डीरेगुलेशन, आज आपको पता है क्रिप्टो में प्रॉब्लम क्या है, नो रेगुलेशन, रिस्क बहुत ज्यादा. तो ये सारा एक प्रॉब्लम से. इश्यूज लाइक रिस्क एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड एनहांसिंग स्किल देयरफॉर अज्यूम ग्रेट सिग्निफिकेंस. चलिए लेट्स गो टू द क्वेश्चन, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड उसके हिसाब से हम लोग चीजों को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? According to the passage, the financial markets in the emerging market economy, include India, had the adverse impact in recent years due to. अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मार्केट का जो एडवर्स इंपैक्ट पड़ा था उसके पीछे रीजन क्या थे. तो पहला रीजन, अगर हम जो रीजन आपको दिए गए, वीक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स. यस सर, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था. वीक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, सर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ होना चाहिए. देखिए, वीक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स and continuing uncertainties in the international financial markets have had their impact on the emerging market economies. तो दिख रहा है. दूसरा, uncertainty in the international financial market. yes sir, ये भी बात सही है, एकदम परफेक्ट है. सॉवरेन रिस्क कंसर्न्स इन द यूरो एरिया, हमने ये भी देखा था कि यूरो एरिया में बहुत अफेक्ट था सॉवरेन रिस्क के कारण. ओके. बैड मानसून एंड द रिजल्टेंट क्रॉप लॉस, नहीं सर, ये कोई फैक्टर नहीं था फाइनेंशियल मार्केट का, क्योंकि मानसून और रिजल्टेंट क्रॉप लॉस अफेक्टेड नहीं है, इसको अफेक्ट नहीं कर सकते. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 1, 2 एंड 3. सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3. क्या था इसमें? आप तीनों पॉइंट्स को अपने पैसेज में देख सकते हो, और तीनों पॉइंट्स आपके पैसेज में अवेलेबल है, साफ साफ लिखा हुआ, कुछ हम लोग अलग से नहीं देख रहे. राइट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. The Indian financial markets are affected by global changes mainly due to the. तो क्या रीजन है कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट जो है वो ग्लोबल चेंजेस के कारण अफेक्ट होता है? तो अगर आप देखो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द क्वेश्चन here it is asking that why Indian financial markets are affected by global changes. And basically they are not asking about कि ये ग्लोबल चेंजेस होगा क्या, या व्हाट आर दिस ग्लोबल चेंजेस. दे आर आस्किंग यू द रीजंस, दे आर नॉट आस्किंग यू द पॉइंट्स और द
global changes that has happened. So if we move to the second sentence, steady reforms since 1991 have led to growing linkages and integration of the Indian economy and its financial system with the global economy. Yes or no? Can you read the second sentence? Read the second sentence. It is clear from the second sentences of the passages and the examples given that the reason for Indian financial markets is getting affected by global changes is its global linkages. दिख रहा है global linkage हो रहा है, global link जो हम बना रहे हैं, and interaction with the global system. Simple सा लाइन है. So the correct answer will be option number C, that growing global linkages and integration of the Indian financial market are the main reasons that are affected by global changes. ठीक है, बहुत सिंपल है मेरे भाई, सामने है सब कुछ, बस मन से वो डर निकालो. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. According to the passage in the Indian financial system, bank ability, हम लोग पढ़ा था, bank ability to withstand stress is critical to ensure overall stability, financial stability, because Indian financial system is. अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, ये बात मुझे इस क्वेश्चन में देना तो चाहिए. अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं. Okay, according to the passage in the Indian financial system, bank ability to which is ensure overall financial stability because Indian financial system. अच्छा, ये बताओ, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में अभी मैंने बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट होते हैं जहां पे बैंक सबसे बड़ा रोल प्लेयर होता है. तो क्या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल कर रहा है? सर कहीं ऐसा कोई बात नहीं बोला गया, और एक्चुअली होता भी नहीं है. इसको कंट्रोल करने वाला बैंक होता है, आरबीआई होता है, सेबी होता है, ये सारे रीजन होते हैं. इट इज लेस इंटीग्रेटेड विद बैंक्स. नो सर, बैंक का इंटीग्रेशन तो दिया है, वरना वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ठीक ही नहीं कर पाएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं कर पाएगा. यस और नो? तो देखो यहां पे दे रहा है, सिंस द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज बैंक डोमिनेटेड, bank's ability to withstand stress is critical to over financial stability. सीधा सीधी लाइन बोल रहा है मेरे भाई कि it is bank dominated, मतलब dominated by banks. और मैं एक बात आपको बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूं, या ऐसा नहीं है कि मैं लेवल ये वो, ऐसा कुछ नहीं है. मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके यूपीएससी सीसैट के पूछे हुए क्वेश्चन में करवा रहा हूं. ठीक है, ओके. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. रिस्क एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट assumes more importance in the Indian financial banking system in future due to. आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है. रिस्क एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट खोजेंगे ना, खोजेंगे पैसेज में. रिस्क एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट कहां मिला? देखो लास्ट लाइन में, issues like risk and liquidity management and enhancing skill therefore assume greater significance. तो पढ़ लेते हैं, देखते हैं, कुछ तो कुछ मिलेगा. बताओ क्या होगा, खुद से सोचो, बताओ. अरे मेरे भाई, हमने क्या पढ़ा कि फर्दर ग्लोबलाइजेशन का, देखो यहाँ पे आइए, कम टू द पॉइंट, ये हम लोग पढ़ रहे थे, इसको पढ़िए. फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूज टू फंक्शन विदाउट एनी मेजर डिसरप्शन. अब इस पॉइंट को पढ़िए. विद फर्दर ग्लोबलाइजेशन
consolidation, deregulation, diversification of the system, the banking business may become more complex and riskier. Issues like risk and liquidity management and enhancing skill therefore assume greater importance. वो ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा. तो उसके पीछे रीजन कौन है? फर्दर ग्लोबलाइजेशन, कंसोलिडेशन, डीरेगुलेशन, यही सब तो है ना. तो पढ़ते हैं. क्या फर्दर ग्लोबलाइजेशन है? हाँ. मोर कंसोलिडेशन एंड डीरेगुलेशन? यस. फर्दर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, मोर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द इकोनॉमी. क्या होगा बताइए, कौन सा आंसर होगा? तो ये तो भाई ये तो सही है कि सर रिस्क एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट इज ड्यू टू फर्दर ग्लोबलाइजेशन, मोर कंसोलिडेशन, डीरेगुलेशन, डाइवर्सिफिकेशन, बट मोर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द इकोनॉमी ऐसा हमने कहीं नहीं देखा. So the option will be 1, 2 and 3, that is option number A. Correct answer using the codes given below will be option number A, that is 1, 2 and 3. Clear है? तो देखो मेरे भाई, देखते देखते हमने 2 पैसेजेस कंप्लीट भी कर लिए और आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि शायद 2 ही पैसेज हुआ ना कि 1 पैसेज हुआ, आपको याद भी नहीं है. नहीं, 1 ही पैसेज हुआ, सॉरी. ओके, अभी दूसरा पैसेज बाकी. चलो, नाउ इंडियन चिल्ड्रन हैव अ राइट टू रिसीव. चलिए नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलते, आराम से क्वेश्चन को रीड करते, सब कोई साथ में रीड करे, मेरी जरूरत नहीं है, आप पढ़ो. इंडियन चिल्ड्रन हैव अ राइट टू रिसीव एट लीस्ट 8 years of education. The annoying question is whether it will remain on paper or become a reality. क्या ये सिर्फ कागजों में रह जाएगा या ये सच बनेगा? One hardly needs a reminder that this right is different from the others. सबको ये बात समझने की जरूरत है, ये ध्यान रखना होगा कि ये जो राइट है ये डिफरेंट है फ्रॉम द अदर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है. अदर्स राइट्स के अकॉर्डिंगली ये राइट डिफर करता है. क्यों करता है? दैट द बेनिफिशियरी, यहाँ पे बेनिफिशियरी कौन है? वो जो 8 साल के बच्चों, 6 साल के बच्चे जिसको एजुकेशन चाहिए. अ 6-year-old चाइल्ड कैन नॉट डिमांड इट, ऑब्वियसली. मैं एक बात सोचो, एक बच्चे को 8 साल का एजुकेशन देना है, एटलीस्ट 8 years ऑफ एजुकेशन देना. भाई उसको एजुकेशन मिला कि नहीं मिला? मिला, नहीं मिला, सही से मिला, गलत मिला, ये तो बच्चे अपने अधिकार के बारे में कैसे बोल सकते हैं? एक छोटा बच्चा अपने, उसको तो पता ही नहीं है कि उसको एजुकेशन मिलना भी चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो नया नया है. तो 6-year-old चाइल्ड कैन नॉट डिमांड इट. ना वो डिमांड कर सकता है, नॉर कैन सी और ही फाइट अ लीगल बैटल व्हेन द राइट इज डिनाइड और वायलेटेड. अगर वो जान भी गया कि एजुकेशन एक राइट है, तो उसको नहीं दिया गया या उसका वायलेशन हुआ है, तो उसके लिए वो लीगल बैटल नहीं लड़ पाएगा. तो भाई ये बात तो समझ आ गया कि इसके लिए हम जैसे एडल्ट को खड़ा होना पड़ेगा. इन ऑल केसेस इट इज द एडल्ट सोसाइटी विच मस्ट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड. In another peculiarity, where a child right to education is denied, no compensation offered later can be adequate or relevant. अगर चाइल्ड के एजुकेशन को डिनाई कर दिया गया तो नो कंपनसेशन ऑफर्ड लेटर कैन बी एडुकेट. क्योंकि देखो एक बात समझो, आज अगर किसी बच्चे को सही समय पे ज्ञान नहीं मिला, एजुकेशन नहीं मिला, तो मैं उसका भरपाई जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसका भरपाई करना, उसको कंपनसेट करना बाद में एडुकेट हो ही नहीं सकता. उसके शिक्षा को तुम किसी भी तरीके से भरपाई नहीं कर सकते, कंपनसेट नहीं कर सकते. तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट टू एजुकेशन हो. दिस इज सो बिकॉज चाइल्डहुड डज नॉट लास्ट. If a legal battle fought on behalf of a child is eventually won, it may be of little use to the boy or girl because the opportunity missed at school during childhood cannot serve the same purpose later in life. अगर वो जीत भी जाते हैं केस को, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि बच्चों को जो बचपना में जो ज्ञान मिलना चाहिए था, चाइल्डहुड में जो स्कूल में जो छूट गया, वो शायद बाद में प्रॉपर नहीं मिल सकता. मतलब सेम पर्पस दोनों नहीं कर सकते.
This may be painful true for girls because our society permits them only a short childhood. और ये तो हमें पता है ना कि लड़कियों का जो बचपन होता है वो बहुत छोटा होता है, और इस बात से सब सहमत है कि लड़कों से जल्दी लड़कियां बड़ी हो जाती है। अब मैं ऑन कैमरा तो बहुत कुछ नहीं कह सकता, लेकिन है, ये पॉइंट है। इफ एट ऑल the right to education has become law at a point in Indian history when the ghastly practice of female infanticide has resurfaced in the front of poeticide. This is symptomatic of a deeper turmoil. ये एक बहुत बड़ा symptoms है in society which is compounding the traditional, और सबसे बड़ा बात है ये compounding है, बढ़ते जा रहा है, the traditional obstacles to the education of girls. Tenacious prejudice against the intellectual protection of girls runs across our cultural diversity and the system of education has not been able to address it. तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। चलिए इसको आगे देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। With reference to the passage, consider the following statements. When children are denied education, adult society does not act on behalf of them. गलत। स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हेन चिल्ड्रन आर डिनाइड एजुकेशन, एडल्ट सोसाइटी, मैंने कहा था कि अगर बच्चों को सही समय पे एजुकेशन नहीं मिलता है तो एडल्ट सोसाइटी को उसके बिहाफ में लड़ना पड़ेगा, क्योंकि चिल्ड्रन खुद अपने चीजों का डिमांड नहीं कर पाएंगे, चिल्ड्रन खुद अपनी चीजों के लिए लड़ नहीं पाएंगे। तो ये तो बात सही नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट इज नॉट राइट। राइट टू एजुकेशन एज अ लॉ कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कंट्री, कौन बोल रहा है ये तो एक ऐसा लॉ है जो सही से एनफोर्स होना चाहिए, क्योंकि एक बार इसका अगर बच्चे को सही समय पे एजुकेशन नहीं मिला तो आप उसका कंपनसेशन नहीं कर पाएंगे, यानी बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, सो नाइदर वन और टू। क्लियर टू ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट कुड बी द ट्रेडिशनल ऑब्स्टेकल्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स? ट्रेडिशनल ऑब्स्टेकल्स क्या है? क्या है ट्रेडिशनल ऑब्स्टेकल्स? इनएबिलिटी ऑफ पेरेंट टू फाइट अ लीगल बैटल? नो, ऐसा कुछ नहीं। देखिए अगर राइट टू एजुकेशन है, चीजों को समझिए, तो ट्रेडिशनल ऑब्स्टेकल्स, ट्रेडिशनल ऑब्स्टेकल्स का मतलब क्या हुआ? वो ऑब्स्टेकल्स जो चलते आ रहा भाई मेरे, तो आप लड़कियों के लिए अलग सोच बना के रखे हो, द ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट गर्ल्स रोल इन सोसाइटी, ये एक प्रॉब्लम है। द प्रेजुडिस अगेंस्ट द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफ गर्ल्स, ये एक प्रॉब्लम है। और सही एजुकेशन गार्जियन को नहीं मिलता है, ये एक प्रॉब्लम है। यानी प्रॉब्लम एक्चुअली 2, 3 एंड 4 है। पेरेंट्स लीगल बैटल लड़ पाते हैं कि नहीं, तो अरे भाई लीगल बैटल जब लड़ना है तो सबके लिए होगा ना, चिल्ड्रन की बात हो रही है, लेकिन मैं तो यहां गर्ल्स की बात कर रहा हूं। ऑप्शन इज क्लियर। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। On the basis of the passage, consider the following statements. Right to education is a legal right and not a fundamental right. क्या लगता है, क्या हमारा ये लीगल राइट है, ये हमारा ये फंडामेंटल राइट है? ये तो आप सब जानते हो कि राइट टू एजुकेशन क्या है। चलिए, क्या ये लीगल राइट है? ये फंडामेंटल राइट नहीं, आप कहते हैं। चलो, फॉर रियलाइजिंग द गोल ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री मस्ट बी मेड आइडेंटिकल टू दैट ऑफ डेवलप्ड कंट्री। कौन सा बात सही है? सर पहला बात तो गलत है। राइट टू एजुकेशन इज नॉट अ लीगल राइट, इज अ लीगल राइट नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये गलत बात है। देखो यहाँ पे लिखा भी है मेरे हिसाब से।
कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मतलब ये फंडामेंटल राइट, ठीक है। बेसिकली दोनों ही बोल सकते हैं इसको। ओके, दूसरे पॉइंट की तरफ अगर चले तो क्या बोल रहा है, फॉर रियलाइजिंग द गोल्स ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन का गोल को अगर हमें रियलाइज करना है, प्रूफ करना है, इंप्लीमेंट करना है, the education system in the country must be made identical to that of developed country. No, this is not true, क्योंकि education system of a developed country is different from India, वहां पे बात अलग होती है। तो both the statements are not correct, both the statements are not correct। चलिए पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following statements conveys the key message of the passage? India has declared that education is compulsory for its children. Adult society is not keen on implementing the right to education. This is wrong. The right to education, particularly of a girl child, needs to be safeguarded. Yes, this is important and this is correct. The system of education should address the issue of right to education. तो यही हमारा की मैसेज है। की मैसेज एक ही है कि भाई देखो, ये तो हमारे मोदी जी भी कह रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को बचाना भी है, एक गर्ल को सेफगार्ड करना है और उसको एजुकेशन देना। तो पॉइंट नंबर सी भी है। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट का यही पॉइंट है आज के डेट में, ठीक है। तो आप अगर सारे सेंटेंसेस को गो थ्रू करेंगे, सारे पैसेजेस को पूरा गो थ्रू करेंगे, तो आपको यही पॉइंट सामने मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। Which one of the following statement conveys the inference of the passage? The society has a tenacious prejudice against the intellectual potential of girls. Adults cannot be relied upon to fight on behalf of children for their right to education. The legal right to get education for children is often protected and prohibited. There is no sufficient substitute for education received in childhood. एकदम सही डायरेक्ट मैसेज है भाई, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट मैसेज कह रहा है। कहां गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट मैसेज कह रहा है। मैंने कहा भी था, बच्चों का पढ़ाई, बच्चों का एजुकेशन, चाइल्डहुड में दिया गया एजुकेशन का कोई कंपनसेशन नहीं हो सकता, कोई भी सब्स्टिट्यूट आप उसको एडुकेट नहीं दे सकते, उसके कंपनसेशन कभी एडुकेट हो ही नहीं सकते। तो दिस इज अ डायरेक्ट मैसेज मायन। इन्फेरेंस ऑफ द मैसेज कन्वेज द इन्फेरेंस ऑफ द पैसेज, मतलब ही हो गया कि जो आपको डायरेक्ट मैसेज, देखो इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है। अगर आप ऑप्शन ए को चेक करो तो ऑप्शन ए इज डायरेक्टली मेंशन इन द पैसेज, ऑप्शन ए को डायरेक्टली पैसेज में मेंशन किया गया, तो यहां पर आप कोई इंटरफेरेंस तो कर ही नहीं रहे, है कि नहीं, सिंस इट इज नॉट एन इन्फेरेंस। ऑप्शन बी एंड सी कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, ऑप्शन बी और सी की बात ही यहां पे नहीं हुई। ओनली डी कैन बी अ वैलिड इन्फेरेंस ऑफ द पैसेज, क्योंकि ये पॉइंट जो है इसको ये आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसको आप इन्फेरेंस कर सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज ऑफन forgotten that globalization is not only about policies on international economic relationships and transactions, but has equally to do with domestic policies of a nation. Policy changes necessitated by meeting the internationally set conditions by WTO of free trade and investment flows obviously affect domestic producers and investors. But the basic philosophy underlying globalization emphasizes absolute freedom to market to determine price and production and distribution patterns, and view government interventions as
प्रोसेसेस दैट क्रिएट डिस्टॉर्शंस एंड ब्रिंग इन एफिशिएंसी। देखो मैं सीधा सीधी पैसेज पढ़ के मीनिंग पे चलूंगा, है कि नहीं। Thus, public enterprises have to be privatized through disinvestment। तो पब्लिक इंटरप्राइजेस को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। कैसे? डिसइन्वेस्टमेंट करके। सेल्स सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज इनहेरिटेड टू रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर हैव टू बी ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर। हमको प्राइवेट के लिए ओपन करना पड़ेगा, जैसे इंडियन रेलवे। आज ये चीजों को देखा जा रहा है कि हमारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो सारे पब्लिक, मोस्ट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस को ओपन किए जा रहे हैं, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। दिस लॉजिक एक्सटेंड्स टू द सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एडजस्टमेंट इन वर्क force by way of retrenchment of workers should also be removed, and exit should be made easier by removing any restrictions on closures। अगर जरूरत पड़े तो ये सब भी करना पड़ेगा। Employment and wages should be governed by free play of market forces। This is very important, as any measure to regulate them can discourage investment and also create inefficiency in production। Employment और wages, इसको फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, इसके अंदर कोई भी बोले ना, कोई प्रेशर, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, खुला मैदान में लड़ना, खेलना है। Above all, in line with the overall philosophy of reduction in the role of the state, fiscal reforms should be undertaken to have generally low levels of taxation, and government expenditure should be kept to the minimum to abide by the principle of fiscal prudence। All these are policy actions on the domestic front and are not directly related to the core items of the globalization agenda, namely free international flow of goods and finance। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। पहला पार्ट क्या बोल रहा है? According to the passage, under the globalization, government interventions are viewed as processes leading to, क्या होगा सर? पहला लाइन ही हम लोग पढ़े थे कि ग्लोबलाइजेशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस पहले ही पढ़े थे हम लोग। आइए एक बार देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अंडर द ग्लोबलाइजेशन गवर्नमेंट इंटरवेंशंस आर व्यूड एज प्रोसेसेस लीडिंग टू डिस्टॉर्शंस एंड इनएफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। सही बात है, ऑप्टिमम यूज होगा आज तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। मोर प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी नहीं होगा। फ्री प्ले ऑफ मार्केट, ये तो एम्प्लॉयमेंट के लिए और वेजेस के लिए बोला गया कि करना चाहिए। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो कहां है, ये आपको दिखेगा। अभी मैं भी दिखाता हूं, मैंने अभी जस्ट देखा। हाँ हाँ मिल गया। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस एज प्रोसेसेस दैट क्रिएट डिस्टॉर्शंस एंड ब्रिंग्स इन इनएफिशिएंसी सॉरी। सो सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, द बेसिक फिलॉसफी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज टू, द बेसिक फिलॉसफी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज टू व्हाट? आइए बेसिक फिलॉसफी ऑफ ग्लोबलाइजेशन समझने की कोशिश करते। दिख रहा है? द बेसिक फिलॉसफी अंडरलाइन ग्लोबलाइजेशन एम्फेसिस एब्सोल्यूट फ्रीडम टू मार्केट टू डिटरमाइन द प्राइसेस एंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स। यही तो है। आइए, गिव एब्सोल्यूट फ्रीडम टू प्रोड्यूसर्स, नो, इट शुड बी एब्सोल्यूट फ्रीडम टू मार्केट। ये देखो, एब्सोल्यूट फ्रीडम टू मार्केट टू डिटरमाइन प्राइसेस। मार्केट को खुला छोड़ दो, मार्केट के ऊपर रेगुलेशन मत बनाओ, यही है ग्लोबलाइजेशन का रूल। एंड नॉट दैट की प्रोड्यूसर्स, मार्केट के ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर इसको प्राइस फिक्स करने दो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी, क्या जरूरी है? प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, अभी मैंने कहा था कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट इस काम को कर रहा है। एक्सपेंसरी पॉलिसी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, नो।
फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस टू डिटरमाइन वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट, यस सर। प्राइवेटाइजेशन ऑफ सोशल सर्विसेज, यस सर। ये सारी जगह पे प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है। देखो ये क्या कहता है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसके लिए एक बोलते हैं ना एक्सपेंशनरी पॉलिसी चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है ना, ये ग्लोबलाइजेशन के लिए जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, 1, 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। According to the passage in the process of globalization, the state should have, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन एकदम मिनिमम होना चाहिए, मतलब एकदम कम होना चाहिए। यानी वी कैन नॉट से इट शुड बी एन एक्सपेंडिंग रोल, इट शुड हैव अ रिड्यूसिंग रोल। स्टैट्यूटरी रोल भी सही नहीं है क्योंकि लीगल ज्यादा करने से प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो आई गेस now you all are very much clear with the concept and hope this is clear to everyone। मैंने 3 पैसेजेस आज कवर किए हैं, एक पैसेज आपके होमवर्क में रहेगा, ये आप जरूर करना। मैं आपको आंसर बता देता हूं इसका, ताकि जब आप घर पे करो तो आपको आंसर मिल जाए। मैं आपको आंसर बता देता हूं, जस्ट अ मिनट, बुक खोलने दो, मैं आंसर बता देता हूं। यहां लिख लो, क्योंकि आप एक साथ देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 1 का सी, 2 का बी, पहले खुद से सॉल्व करना तभी आगे बढ़ना। थ्री का बी, 4 का बी, 5 का सी। तो ये 5 आंसर्स है, इसको करना, और ये भी आप अपने से ट्राई करिएगा। तो देखिए 3 मैंने कराया, 2 आप करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर हमारे क्लास पसंद आ रहे हैं तो जरूर अपना कमेंट देकर अपना फीडबैक जरूर दे। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।